हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो है एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी बुनियाद सीरीज, जिसमें हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ाने के लिए बोले थे। बीच बीच में हमारे पास सिस्टम का अभाव या हमारी तकनीकी समस्याओं की वजह से हम बीच बीच में रुक जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने जो है एक नया कंप्यूटर परचेज कर लिया है आप लोगों की सेवा के लिए। तो आज से हम फिर से एनसीईआरटी की नई, एक तरीके से मान सकते हैं कि नई एनसीईआरटी 8th क्लास की स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि जो एनसीईआरटी की जो नई पुस्तक है उसमें कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं, लेकिन हमने जो है ये एनसीईआरटी 2016-17 के आसपास परचेज करी थी, जिसमें 2005 के बाद जो परिवर्तन हुए हैं उसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। तो हमने उस एनसीईआरटी को इसमें ऐड किया है, और जो नई एनसीईआरटी उसका पीडीएफ इसमें लगाए हैं। तो वो आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसमें आप अगर कहीं से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके एनसीईआरटी की वेबसाइट से अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन हम यूपीएससी को ध्यान में रख करके कंटेंट को यहाँ पर लगा रहे हैं, ना कि हम ये देख रहे हैं कि 6 क्लास में कौन सी क्लास में कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं। हमसे उससे मतलब नहीं। हम ये देख रहे हैं कि आपको यूपीएससी के प्रश्न को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अब देखिए, ये सीरीज इसलिए महत्व इसका ज़्यादा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए हमने बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न लगाए हैं। आप इनका अभ्यास करेंगे तो डेली अगर आपको हम अभ्यास करा देंगे 10-5 क्वेश्चनों का, तो प्री के लेवल पे आपकी जो है तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और हमने 2023, 2025 अभी जो कल जो है मेंस का पेपर हुआ है, जीएस फर्स्ट का जो मेंस का पेपर हुआ, उससे 2 प्रश्न इस चैप्टर से 8th क्लास के चैप्टर से पूछे गए। तो देखिए, ये एनसीईआरटी का महत्व यहीं पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि लोगों को यही नहीं पता होता कि हम पढ़ किस दिशा में रहें। अब जैसे मैंने कल देखा तो मैंने तुरंत 2 प्रश्न इसके मुझे लगे तो मैंने तुरंत उठा लिए। फिर उसके 2024 में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। देखिए, इनडायरेक्ट तो बहुत सारी चीज़ें आपको समान अध्ययन में फ़ायदा देंगी, लेकिन डायरेक्ट जो है प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अब ये देखिए कि 8th क्लास की एनसीईआरटी है। अब 8th क्लास की एनसीईआरटी में आपको यूपीएससी के प्रश्न हल करने के लिए मटेरियल थोड़ा सा मिलेगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 12th लेवल पर आएंगे, फिर आपको अपनी भाषा पे काम करना, आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी तो आप उन समान अध्ययन के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्री का 2023 का क्वेश्चन है, फिर मैंने मेंस का लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से देखिए 2025 मेंस 3 प्रश्न है डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अलग से भी, जैसे कि करंट से अपडेट रहेंगे, तो इन प्रश्नों को हल करने की दिशा में रहेंगे। बाकी एनसीईआरटी से आपका बेस मजबूत हो जाएगा, उसके साथ साथ भाषा शैली आपकी अच्छी हो जाएगी, और फिर इस भाषा शैली को आप कैसे पिरो करके कॉपी में लिखते हैं वो यहाँ पर इसका महत्व दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं। इसको हम शुरू से पढ़ते हैं कि ये चैप्टर जो है 8th क्लास की, 7th क्लास तक हमने पढ़ा दिया था। 7th क्लास तक आपको मैंने 6 और 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा दी थी। अब ये बिल्कुल नहीं रुकेगा। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी ये लोग पढ़ाते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि हमने एक नया कंप्यूटर परचेज कर लिया है। ठीक है, तो फिर आरंभ करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बातें भी इसी में बताते रहेंगे। पहले कंटेंट पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एनसीईआरटी बुनियाद सीरीज संसाधन, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज होता क्या है इसके बारे में आपको इस एनसीईआरटी में बताया गया है। ठीक है, तो हमने 2025 तक के को प्रश्न लगाए हैं, यहाँ पर सब चीज़ें बता दी गई है। अब हम इस पे आते हैं। संसाधन होता क्या है? परिचय के आधार पर कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन कहलाती है। आपको पता ही होगा कि हमारी कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? जब हमारे यूज के लिए हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जल एक संसाधन है पीने के लिए और बहुत सारी चीज़ें यूज करने के लिए। विद्युत, आप बिजली घर में यूज करते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत है, लाइट आपके रूम पे होनी चाहिए, इसलिए विद्युत क्या है? एक संसाधन आपका बन जाता है। रिक्शा क्या है? एक संसाधन है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो मोटर गाड़ी का यूज करते हैं, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? साधन बन जाएगा, संसाधन बन जाएगा। सब्जियां आप खाने के लिए, ठीक, ये आपके जो साधन बन जाएगा। फिर पाठ पुस्तक, जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, जैसे आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या एक संसाधन है। आपको समझाया जा रहा है, आप समझ करके कल आईएएस बनेंगे, तो आपके लिए आपका संसाधन क्या था? तो आपने कहते नहीं हमारे पास इतने मटेरियल हैं, तो मटेरियल क्या है? एक तरीके से आपका साधन है। वो साधन का आप यूज करके यूपीएससी को पास करोगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो जो बुक्स होंगी वो आपका संसाधन होगी। तो सभी
में कुछ एक जैसा क्या है, तो उसमें एक जैसा क्या है, वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जा रहा है। तो उन वस्तुओं किसका, जल का, विद्युत का, रिक्शा का, सब्जियों की, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में तो छोटे छोटे शब्द है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी शब्दावली को पढ़ाते हैं। ठीक है, आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी हैं, उपयोगी हैं। ठीक, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, उपयोगिता का मतलब प्रयोज्यता, मतलब प्रयोग के आधार पे उसे एक संसाधन बनाती है। और जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो संसाधन नहीं है, जैसे यूरेनियम, आज कुछ अभी यूरेनियम को उस तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यूरेनियम क्या हमारे लिए अभी पूर्णतः संसाधन नहीं बने। लेकिन अगर हम तकनीकी के माध्यम से कोई ऐसी नई तकनीकी यूज कर लेते हैं जिससे यूरेनियम का यूज करके हम बिजली निर्माण करते हैं, अभी तो यूरेनियम के आधार पर बिजली निर्माण बिल्कुल नाम मात्र का होता है, बहुत रिस्की भी है। तो हम यूरेनियम का प्रयोग करके अगर हम बिजली का उत्पादन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए संसाधन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमको आगे पढ़ना और समझना है। तो संसाधन क्या होगा, जो हमारे यूज के लिए। यहाँ पर देखिए ये शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों को आप बिल्कुल जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यहाँ से आप इसको पढ़िए। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। आपके उपयोग के लिए, अगर आपके उपयोग के लिए नहीं है तो आप उसको संसाधन मानेंगे ही नहीं, आप कहेंगे हमारे संसाधन में कहाँ है, मेरा संसाधन ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आगे अब देखिए यहाँ पर बच्चों की तरह समझाया गया है। राजू अब जानना चाहता है, तो ये सब चीज़ों को हटाकर कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, यहाँ पर देखिए। ठीक, तो अब ये बच्चों वाली बुक है, तो इसमें बच्चों की तरह समझाया गया, तो हम उन चीज़ों को हटा करके सीधे पढ़ते हैं। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य क्या होता है, उसके मूल्य कब दर, जब आपका किसी चीज़ का यूज होगा, जब आप किसी चीज़ को यूज करेंगे तब तो उसका मूल्य बनेगा। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। अम्मा के नाम से ये कहानियाँ बता करके एनसीईआरटी ने 8th क्लास के बच्चों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमें कंटेंट क्या निकालना है, यूपीएससी लेवल का निकालना है। तो यहाँ पर हम करते हैं मूल्य का अर्थ महत्व होता है। अब उस जो संसाधन है वो मूल्यवान कब होगा, जब उसका महत्व होगा, उसका यूज होगा, कैसे हमारे लिए प्रयोग कर रहा है, कैसे हम उसका यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, ठीक, कुछ का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण धातुओं का आर्थिक मूल्य, जैसे लौह, मैग्नीशियम, खनिज जो भी हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, उनका एक आर्थिक मूल्य है। ठीक है, लेकिन एक मनोरम दृश्य, मनोरम मतलब कहीं पर आप जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की हरियाली, वहाँ के पहाड़, वहाँ के पर्वत, लेकिन उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं, केवल आप देख सकते हैं। तो भूदृश्य का आर्थिक महत्व मूल्यवान, मतलब उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है। संसाधन दोनों महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे कि आज से 200-300 साल पहले जो है, जो पवन चक्कियाँ होती थी, उनका कोई आर्थिक महत्व नहीं था, हमें पता ही नहीं था ये हमारे लिए संसाधन है। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, तकनीकी का विकास होता गया, तो हमने उसका क्या किया, पवन को यूज किया कि हाँ यार इसमें एनर्जी होती है, पवन चलेगी तो इससे एनर्जी जनरेट होगी और पवन ऊर्जा से हम बिजली का उत्पादन कर लेंगे। तो आज वो हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और पवन ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा क्या था, हमें पता ही नहीं था, सौर से हमें ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन हम उस ऊर्जा को बिजली के रूप में उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। तो हमने तकनीकी का विकास किया और हमने क्या कर लिया, सौर ऊर्जा। तो तकनीकी का विकास कैसे होगा, तो मानव संसाधन, मानव भी अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। तो मानव संसाधन के विकास पर हमको काम करना है, मानव संसाधन मंत्रालय जैसे काम करता है। ठीक है, तो आपकी दादी के घरेलू, अब देखो यहाँ पर समझाना है कि दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं, मार्केटिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ नीम का जो है, आप जानते हैं नीम का पेड़ होता है हमारे क्षेत्रों में, तो नीम का पेड़ का देखिए हम लोग कहते हैं इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं नीम के। अब तो बहुत गाँवों से लोग बाहर आ गए हैं, लेकिन गाँवों में क्या होता था कि जैसे शरीर में खुजली होने लगी, ये शरीर पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने लगी, तो ये हुआ कि यार नीम के पानी से नहा लेते हैं। वो डेटॉल का काम करता था, जैसे शहर में डेटॉल लोग यूज करते हैं, वैसे गांव में नीम। तो नीम के पानी को उबाला और उस पानी को पी लिए और उस पानी से नहा लिए, तो क्या हो गया, एंटीसेप्टिक। अब उसी को क्या है कि अब इसी को जो है अगर हम पेटेंट दे दें, जैसे पेटेंट का मतलब क्या होता है, एक अधिकार होता है। तो मैंने, जैसे मैं हूँ, मैंने क्या किया, नीम को अपने यहाँ उगाया और उसका जो है एक तरीके से
बॉटल में भर करके उसको उबाल करके पानी उसको बॉटल में भर के मार्केट में बेचना है। तो मैंने इसको पेटेंट करा ली कि अब नीम का जो है, जैसे मैं बना रहा हूँ नीम का जो पानी बना रहा हूँ उबाल करके, वो कोई और नहीं बना पाएगा। तो मेरा एकाधिकार हो गया इस पर। अब इसको मैं मार्केट में बेचूंगा 10 रुपये बोतल, 50 रुपये बोतल, तो इसका मुझे जो है इसका यूज करने का मुझे मतलब इसका जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी पैसा आएगा वो मुझे मिलेगा। तो इस पे एक अधिकार होता है, वो कुछ समय के लिए होता है, 50 साल 100 साल जैसे भी। तो वो सब चीज़ें बात की हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट समझना है। पेटेंट का होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार, जैसे मैंने बोला ना मेरा अधिकार हो गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो समझने में, आप कमेंट करिएगा, उसका समाधान होगा। अब ये सीरीज बिल्कुल नहीं रुकेगी, कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं समय और प्रौद्योगिकी। देखा ना, टाइम और टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। ये दोनों जो समय और प्रौद्योगिकी दोनों लोगों की जरूरतों से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, लोग खुद में भी अपने आप में एक संसाधन है, मानव संसाधन, आप जानते ही हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार और खोज ही है। जैसे आग जब तक हमने खोजा नहीं था तब तक क्या था, संसाधन नहीं माना जाता था। लेकिन जैसे हमने क्या की, आग की खोज कर ली, आग का जैसे ही खोज किया तो उसके बाद आग की खोज तो हो गई, अब हमने नया इनोवेशन करके उस आग से जो है खाना पकाने लगे, उस आग से हम और भी बहुत सारी यूज करने लगे, बहुत से प्रयोग करने लगे। तो वो हमारे लिए क्या बन गया, संसाधन बन गए। ठीक है, खोज जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज आविष्कार होते हैं। ठीक, इनोवेशन होते हैं, जो पता ही है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। आपको पता ही है, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जैसे आप देखते हुए रिवर जो होती है, नदी जैसे होती है, ये नदी है। ठीक है, इसमें पानी जो बह रहा है। ठीक, अब तेजी से बहता हुआ पानी जो है जो आता है, तो उस पर क्या कभी कभी बांध बना देते हैं, कभी कभी जो नदियाँ ही कुछ ऐसी होती हैं जो सीधे बहुत तीव्र गति से बहती। तो जब तीव्र गति से पानी बहती तो उससे हम जो ऊर्जा निकलती है उसको हम रिस्टोर कर लेते हैं, रिस्टोर करके उसको बिजली उत्पादन करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जल विद्युत एक पवन ऊर्जा से, पवन से विंड एनर्जी बनाते हैं, दूसरा आपका वाटर एनर्जी आपकी जल विद्युत से बना लेते हैं, जल विद्युत बन जाती है। कि प्रौद्योगिकी तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाए। संसाधनों के प्रकार हैं, आपको पता है, समानता संसाधनों को प्रकृति, मानव निर्मित और मानव ने वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो प्रकृति संसाधनों को तीन प्रकार से, एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं, और मानव स्वयं में भी एक संसाधन है। मानव संसाधन बोलते नहीं, आपकी बुद्धि, आपके शरीर का यूज करके हम बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर लेते हैं, तो क्या है, मानव संसाधन तो है। तो हम मानव, इसके लिए रूल्स भी बनाए गए हैं। तो आप पॉलिटी में आओगे तो उसके श्रम संहिताएं पढ़ोगे। ठीक, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब मानव संसाधन संबंधित है। तो मानव संसाधन भी अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उपयोग और विकास की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हो गए, वास्तविक संसाधन और संभाव संसाधन। वास्तविक संसाधन का मतलब क्या है कि वर्तमान में भी हैं। संभाव का मतलब क्या है, भविष्य में हो सकता है होगा। ठीक है, कोई ऐसी तकनीकी जैसे पवन ऊर्जा, आज से 2 साल पहले 300 साल पहले कोई हमको उसका महत्व नहीं पता था, तो वो हमारे लिए क्या थी, उस समय के हिसाब से संभाव संसाधन रिसोर्सेज था। ठीक है, भविष्य में, फ्यूचर में यूज। लेकिन वास्तविक क्या है, जैसे आपने कहीं पर जो है खुदाई करी और लौह आपको मिल गया, लोहा मिल गया, तो वो क्या है, वास्तविक यहाँ पर वास्तव में। जैसे पेट्रोलियम, ये क्या है, जैसे वास्तविक संसाधन का उदाहरण मैंने यहाँ पर डाल दिया। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया के खनिज तेल भंडार और महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप या दक्कन पठार की काली मृदा, ये क्या है, वास्तविक संसाधन है। ठीक, फिर आपकी संभाव्य संसाधन में जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, अभी भविष्य में इसकी तकनीकी आएगी तो हो सकता है कि हम इसका यूज कर लें। ठीक, फिर उत्पत्ति की दृष्टि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये इस एनसीईआरटी में नहीं दिया था, ये 2021 की एनसीईआरटी थी। ठीक है, उसकी पीडीएफ से हम यहाँ पर पीडीएफ लगाए हुए हैं, थोड़ा यूज किए हैं, तो यहाँ उसमें नहीं दिए थे। लेकिन मेरे पास जो एनसीईआरटी वो 2016-17 की है। ठीक है, और वो जो जब वो पब्लिश हुई थी वो 2005 के बाद पब्लिश हुई थी, तो उस समय का कंटेंट उसमें ऐड किया गया। लेकिन कोई अपडेटेड वैसी चीज़ें हो तो हम अपडेट कर दें, लेकिन ये चीज़ें छोड़ी गई जो आपके यूपीएससी में ये शब्दावली आपके काम आएगी, और जो कि एनसीईआरटी में हटा दी गई है तो फिर वो आपके फ़ायदेमंद नहीं होगी ना। तो इसलिए हमने जो है अपनी एनसीईआरटी का यूज किया। ठीक,
तो आप घबराइएगा नहीं कि ये आपने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों बता रहे हो जो हमारे काम की नहीं है। ऐसा नहीं है, ये हमारे काम की इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्न भी मैंने लगाए हैं, आप देख सकते हो उसको। उत्पत्ति की दृष्टि से संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। आपको पता ही है, जो जीवित चीज़ें होती हैं उनको जैव बोल देते हैं, जो अजीवित चीज़ें हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, अजैव बोल देते हैं, ठीक। तो जैव जैसे कि जीव हो गए, जंतु हो गए, पौधे हो गए, ये सब क्या है, जैव संसाधन हो गए। अजैव संसाधन में जैसे चट्टान, मृदा, खनिज, ये सब अजैव संसाधन हो गए। अब हम देखते हैं कि जो संसाधन होते हैं वो कहाँ कहाँ पर वितरित हैं। तो वितरण के आधार पर हम इसको जो है दो प्रकार से बांट के देखते हैं, ठीक। एक सर्वव्यापक जो हर जगह आपको उपलब्ध हो, एक स्थानिक होते हैं। एक सर्वव्यापक, एक स्थानिक। सर्वव्यापक का मतलब है जैसे वायु, ठीक, जल, ये आपको लगभग हर जगह आपको मिलेंगे। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ये तीन चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। लेकिन जो स्थानिक होते हैं जैसे तांबा, लोहा और लौह, अब जैसे तांबा वगैरह है, ये आपके राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्रों में या दक्षिण में कुछ क्षेत्रों में मिल जाते हैं, ठीक है। विश्व के क्षेत्र में जाओगे तो जैसे कि साउथ अफ्रीका वगैरह में इनमें खूब लौह वगैरह आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है, संसाधन मिल जाएंगे। लेकिन स्थानिक हो सकता है कहीं पर ना हो, लेकिन ये जो सर्वव्यापक है ये आपको हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। फिर प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमने तीन संसाधन को तीन प्रकार से वैसे बांट के देखा था ना, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं में साधन। तो यहाँ प्राकृतिक, फिर आपको मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं, और एक मानव स्वयं में साधन है, ठीक। ये मानव निर्मित कर दिया, ठीक। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया कि उसमें अलग से कोई और गैस मिला दी गई हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो सीधे क्या प्राकृतिक संसाधन है। हमारी नदियों, झीलों का जल, मिट्टी, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, या प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, प्रकृति ने हमें फ्री में दे रखा है, ठीक। उनकी कोई कीमत नहीं, मूल्य नहीं है। अगर उसी को हम पैसा लेने लगे या उसका एक महत्व हो जाए, उसका मूल्य हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पैसे लेने लगेंगे तो वो निःशुल्क नहीं रह जाएगी और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है, ठीक। ये दो प्रकार और हैं, जैसे हमने पहले यहाँ पर पढ़ा कि उपयोग और विकास की दृष्टि से दो प्रकार के, फिर उत्पत्ति की दृष्टि से दो प्रकार के, और वितरण के प्रकार से। तो ये तो आपकी शब्दावली मजबूत करेंगे, थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा। लेकिन ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर हम पढ़ते हैं नवीकरणीय का मतलब नए, तुरंत नया बन जाता है, ठीक है। और अनवीकरणीय का मतलब उसको बहुत वर्ष लगते हैं नया बनने के लिए। जैसे कि जल है, जल क्या है, नवीकरणीय सोर्स है। तो जैसे जल आपका नदी में खाली हुआ, ये नदी में कम हुआ, बारिश हो गई, तो उससे क्या हो गया, पूर्ण हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये असीमित, मतलब जल जो है असीमित बहुत है, लेकिन हमारे यूज का नहीं है, गंदा होता जा रहा है, उसमें जो है उसमें TDS उसकी जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब TDS उसका बढ़ता जा रहा है तो हमारे लिए पानी पीने योग्य नहीं बच रहा है तो पानी 70% से ज़्यादा, ठीक। पृथ्वी जैसे पूरे विश्व में 30% जगह पर हम रहते हैं, 70% पे जल है। तो 70% जल हमारे पीने योग्य थोड़ी, उसमें से फिर 3% केवल यूज करने के लिए है, 3%, 2%, ठीक है। तो उसी को बताया गया यहाँ पर। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, ठीक। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, कोई मानवीय प्रभाव नहीं है, अपने आप जो है नए होते जा रहे हैं। रोज हमको सूर्य की ऊर्जा मिल रही है, रोज हमें वायु मिल रही है, ठीक। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे मृदा है, आपने क्या पेड़ काटते जा रहे हैं, मृदा का निच्छालन, मृदा क्या है, निक्षेपित अपक्षय हो रहा है मृदा का, और एक जगह से दूसरी जगह मृदा जा रही, बह करके नदी के द्वारा समुद्र में डाली जा रही है। अब मृदा वहाँ से कटी जा रही है। अब मृदा में क्या होता है, उपजाऊ पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे तो हम कृषि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से तो जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जल है तो बहुत, लेकिन पीने योग्य नहीं है। तो इसलिए जल का उचित उपयोग करें, ज़्यादा जल को न खर्च करें। हम भी नहाते समय और
ब्रश करते समय, ये सब चीज़ों का जो है जल का कम से कम प्रयोग करें, जिससे मतलब आपका काम चल जाए। बेवजह जो है उसका फालतू यूज ना करें। ठीक। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब कहीं पर जल इतना ज़्यादा हो रहा है कि बाढ़ आती चली जा रही है, और कहीं पर ऐसा हो रहा है कि जो है सूखा पड़ रहा है। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। ठीक। तो नवीकरणीय ऊर्जा को हमको एक नई शब्दावली मिली, आप नोट भी कर लीजिएगा इसको, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ठीक। जो आसानी से नया बन जाता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल, मृदा, वन, ये सब बन तुरंत हो जाते हैं, इनके लिए समय नहीं लगता। लेकिन जल, मृदा, वन का अगर लापरवाही से आप प्रयोग करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे, तब भी इनको समय लगेगा। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक। हजारों साल, जैसे तेल भंडार वगैरह का आप यूज कर रहे हो, तो वो एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। इसलिए इनका यूज भी हम करें तो बहुत कम मात्रा में यूज करें, और नया कोई और ऊर्जा खोज करें। जैसे सौर ऊर्जा की खोज हो गई है, पवन ऊर्जा, तो हम इन पर आश्रित नहीं हो पाएंगे। जैसे हमारा देश है वो लगभग 84% जो है तेल आयात करता है। ठीक। अब हम अगर सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, जिसमें 20% की सरकार ने जो है परमिशन दे रखी है, तो हम क्या है बहुत हद तक इनका यूज कम करेंगे और दूसरे इसके अल्टरनेटिव उपयोग पर चले जाएंगे। ठीक। तो इसके प्रकार अनवीकरणीय कहलाते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक। ये आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक संसाधन भाई कहीं पर हैं, कहीं ऊंचाई पर पाए जा रहे हैं, कहीं पर आपको गहराई में नीचे जाना पड़ रहा है, फिर जलवायु पर भी निर्भर करता है। ठीक। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक। यही सब आप भिन्नता देख सकते हो कि कहीं पर भूभाग ऊपर है, कहीं पर नीचे है। अब हिमालय की जो चोटियों पर जो संसाधन प्राप्त हो जाएंगे वो आपको हो सकता है कि समतल मैदान में ना मिल पाए। तो ये संसाधन, ये क्या है? जलवायु, पृथ्वी के ही इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है ना। तो कहीं पर ज़्यादा लौह की मात्रा मिली जा रही है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर एक शब्दावली है, संसाधन का भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्धता या मात्रा है। ठीक। अब जैसे ये इतना शब्द यूज आपको नहीं करना है, तो आप संसाधन का भंडार केवल यूज कर सकते हो। ठीक। अब एक बात आपको और मैं बता दूं कि एनसीईआरटी जो हम पढ़ा रहे हैं, तो या तो आप पहले से पढ़ के आया करिए, और या फिर हम जो पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ करके फिर आप स्वयं से पढ़िए और खुद से नोट्स बनाइए। हालांकि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। मानव निर्मित संसाधन हमने 3 पढ़े, एक प्राकृतिक, मानव निर्मित और तीसरा मानव स्वयं साधन। ठीक। मानव निर्मित शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और फिर एक अपना मानव। ठीक। 3 चीज़ें। तो यहाँ पर कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। वही मैंने बताया ना, पवन ऊर्जा वगैरह इस तरीके से कि हमें पता नहीं था, लेकिन उसका यूज करके हमने उसको बदल दिया। ये कोई लोहे का जैसे यूज कर लिया हमने, लोहे का यूज करके हमने क्या कर लिया, गाड़ी, वाहन, मोटरसाइकिल और साइकिल वगैरह में यूज करके उसको दूसरा संसाधन बना दिया। तो मानव निर्मित संसाधन, मानव ने उस प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके कुछ और चीज़ें बना दी। ठीक है। तो उसका क्या कर दी, प्रोसेसिंग कर दी, तो वो क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के यही है कि जो प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध है उनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, नया कोई संसाधन बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता था, मानव निर्मित। क्योंकि मानव ने उसमें अपनी बुद्धि लगाई, अपना स्किल यूज किया और उसको नया संसाधन बना दिया। ठीक। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित साधन, टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित साधन है भाई। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अब यही चीज़ उन्होंने, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको बताने के लिए कि उन्होंने समझाते हुए कहा इस तरीके से। ठीक। फिर मानव संसाधन भी अपने आप में एक साधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, ठीक, नॉलेज हो, कौशल हो।
ठीक, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक, जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, जैसे सरकार हमारी जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, ठीक, तो स्किल आपके पास होगी, ठीक, आपके पास ज्ञान होगा प्लस टेक्नोलॉजी आपको दी जाएगी, ठीक, तब आप जो है इसका यूज कर सकते हो। तो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, क्योंकि मनुष्य इन 3 चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, तो अतः मानव संसाधन, अतः लोग जो है मानव संसाधन है, लोग खुद भी अपने आप में एक मानव संसाधन है। जैसा मैंने पहले बताया, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य भी एक साधन हो गया, जो आपको क्या कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मुझको शिक्षा मिली, मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो आपके लिए अब आप IAS बन जाएंगे, तो मैं आपके लिए क्या बन जाऊँगा, एक साधन बन जाऊँगा। ठीक, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब इसी पर हमको फोकस रहना है। अब जैसे आप चाइना को देख रहे होगे, चीन जो है अपने मानव संसाधन में बहुत ज़्यादा खर्च भी करता है, और जो है वहाँ पर लोगों को जो है स्किल्ड लेबर वहाँ पर ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। 6-7 क्लास से ही उनको बचपन से ही स्किल सिखाने लगते हैं। हमारे यहाँ क्या है, अभी बहुत, अगर हम जो हमारा मानव संसाधन है उसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि ज़्यादातर हम युवा आबादी हमारे भारत में है। अब युवा आबादी कल ये जो है बुजुर्ग हो जाएगी, युवा बूढ़े हो जाएंगे, तो हमको यूज करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बाकी बातें अगर मैं करूँगा तो हो सकता है राजनीतिक हो जाए, उससे हट करके सीधी सीधी बातें करते हैं। तो मानव संसाधन विकास कब कहलाएगा, जब आप इन लोगों को, आम आदमी को, जो जिनको हम पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा दे करके उनको कौशलीकृत करके अगर हम यूज करेंगे तो वो एक मानव संसाधन कहलाएगा और उनका विकास होगा, तो वो मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको भी पढ़ लेते हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य क्या होता है, तो लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक। अब जैसे मैं हूँ, तुम ही हो, जैसे 12th पास करके आए, तुमको IIT से BTech करा दिया गया, ठीक, तो आपने बौद्धिक जो है कौशलीकृत हो गए आप बौद्धिक रूप से। शारीरिक, आप शरीर से भी बढ़िया फिट हो, स्वस्थ हो, तो आपका यूज करके या सरकार आपको प्रयोग में ला देगी, देश सेवा में लगा देगी, या किसी और कंपनी में आप लग गए तो कोई प्रोडक्शन होने लगा, उससे आम लोगों की सेवा होने लगी, तो ये क्या हो गया, एक मानव संसाधन हो गया। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। बिल्कुल कि भाई मनुष्य ही तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके मानव निर्मित संसाधन बना रहा है। ठीक, इसलिए हम इसको इनकार नहीं कर सकते। और ये कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड होंगे। ठीक, स्किल्ड होंगे तब आप ये हो जाएगा। जैसे सेमीकंडक्टर का बड़ा प्रचलन इस समय चल रहा है, चाइना ने उसके लिए बड़ा स्किल डेवलप किया, अपने जो है वहाँ के अपने लोगों को जो है बड़ा अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है कि वहाँ पर लोग जो है कौशलीकृत हो रहे हैं। और हमारे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये है कि उनके मुकाबले हम कम प्रयोग कर पा रहे हैं इस सब चीज़ों का। हमें भी सरकार को इस सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, फिर संसाधन का संरक्षण भी होना चाहिए। देखिए, हम संसाधन का प्रयोग तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अंधाधुंध प्रयोग करते चले जाएं और फ्यूचर में हो सकता है कि संसाधन बचे ही ना, है ना। इसलिए उनका संरक्षण भी जरूरी है। ठीक है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक, ठीक, मतलब ध्यान से उपयोग करना चाहिए। पानी को जैसे बह रहा है तो बहने देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बह रहा है तो बह रहा है, तो उसको ध्यान देना चाहिए, ऐसा ना हो। ठीक है, और संसाधन संरक्षण के साथ साथ सतत विकास पर भी ध्यान देना चाहिए हमें। सतत विकास का मतलब क्या है कि आज जो पीढ़ी, आज हम जो चीज़ यूज कर रहे हैं जिस संसाधन का, भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर ले। जैसे पानी है, हम पानी का संरक्षण करेंगे तो भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है उसको भी पानी का स्वच्छ पानी, वैसे तो पानी बहुत है, स्वच्छ पानी का प्रयोग जो है उसको भी करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें सतत विकास पर भी ध्यान देना है। इस पर सरकार UNO के 15 गोल्स हैं, उन 15 गोल्स को आप पढ़ करके अपने नोट्स में लिख लेना। कमेंट भी कर सकते हो कि 15 गोल्स कौन कौन से। ठीक, जिसको पता हो कमेंट करें। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, कि जैसे पानी है तो उसको समय आने पर उसका संरक्षण हो और उसके साथ साथ वो नवीकृत हो जाए, नए तरीके से फिर से आ जाए उसका पानी। ठीक है, जैसे नदी है, नदी का पानी कम हो गया, लेकिन वर्षा हुई या नदी को संरक्षित किया गया तो पानी फिर से भर गया। ठीक, तो इसको कहते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना।
सतत पोषणीय विकास, वही चीज़ मैंने कहा ना, सतत विकास, ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है कि भविष्य में जो है हमारी आने वाली जनरेशन भी उस संसाधन का प्रयोग हो जाए। इसलिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना है, ये नहीं कि आप अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं तो काटते चले जा रहे हैं, तो फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उसको पता चला कि पेड़ ही ना मिले और खुद भी हम नहीं रह पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए हमें संतुलन बना के रखना है। मृदा का इतना भी नहीं यूज कर लेना है, इतनी पेस्टिसाइड और खाद यूज करके कि मृदा बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग कंजप्शन को कम करके वस्तुओं का पुनः रिसाइकलिंग तथा पुनः उपयोग का योगदान दे सकता है। अतः एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक, इस तरीके से ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको जो है जब रिसाइकल हो सकती हैं तो उसको ज़बरदस्ती नया बनाने की क्या जरूरत है, रिसाइकिल होकर के फिर यूज कर लें। तो ये सतत विकास का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र इकोलॉजी की सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। सभी नवीकरणीय जो तुरंत बन सकते हैं, बन जाएंगे, उनका उपयोग सतत पोषणीय, मतलब इनका सतत विकास होना चाहिए। ठीक, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। विविधता का मतलब जैसे जो पेड़ पौधे जीव जंतु, अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, उनका संरक्षण भी होना चाहिए। नहीं कि हो सकता है चींटियां समाप्त होने लगे, हो सकता है कि मधुमक्खियां समाप्त होने लगे, लेकिन हम अपना देख रहे हैं, लेकिन उनका भी तो संरक्षण जरूरी है, इसलिए विविधता भी बनी रहे। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, हम जल का यूज कर रहे हैं, हम जो भी पर्यावरणीय तंत्र की जो प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं, पता चला हम खुदाई करते जा रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ निकल रहे हैं उनका यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वायुमंडल में ताप बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनको टेम्परेचर से दिक्कत हो रही है, वो मर रहे हैं। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि पर्यावरणीय तंत्र की हानि कम से कम हो। ठीक, अब ये सतत विकास, ये सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, इनका यूज इनको लिख लेना अपनी बुक्स में, कॉपी में। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल होना चाहिए, मतलब जीवन जहाँ जहाँ जिसमें जिसमें जीवन है उनके सभी रूपों का आदर होना चाहिए। जैसे डॉग है, ठीक है, एनिमल है, या कोई भी जो है जीव जंतु है, उनका आदर होना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। अब जहाँ पर जो है पानी की उपलब्धता कम है या गंदा पानी है, वहाँ पर हमें स्वच्छ पानी भी मिलना चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए। ठीक है, ये सतत पोषणीय विकास, जो सतत विकास गोल्स 15 है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसमें पढ़िएगा। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जो जीवन शक्ति, जो जीव रह रहे हैं, और उसमें जो विविधता, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु मिलते हैं, उनका भी संरक्षण होना चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम, मतलब कि कम से कम उसका नुकसान हो। ठीक है, इतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सतत विकास तभी तो हो पाएगा कि जब कम से कम ह्रास होगा तो आने वाली जनरेशन भी तो उसका प्रयोग कर सकती है। ठीक, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास से परिवर्तन, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन होना चाहिए। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। जिस गांव में हम रह रहे हैं, आसपास के समाज को यह ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण का देखभाल अच्छे से हो। ऐसे बहुत सारे जो है जनजातीय समुदाय हैं जो पर्यावरण का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो उनको भी हमें ध्यान रखना है कि वो जनजातीय समुदाय जो है उनका भी संरक्षण हो, उनको भी अच्छी मानव जीवन की गुणवत्ता उनको भी प्राप्त हो, जैसा कि यहाँ पर दिया। तो ये एक दूसरे से लिंक होगा। अब ज़्यादा इस पर मैं चर्चा करूँगा तो हो सकता है कि समय ज़्यादा चला जाएगा, हमें केवल कंटेंट पर फोकस करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये प्रश्न है, इनको आप करिएगा। देखिए मैं एक दो करा देता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? ठीक, जनसंख्या वितरण को, जहाँ जहाँ जनसंख्या मिलती है वहाँ पर क्या ऐसा है जो जनसंख्या वहाँ पर रह रही है। ठीक है, तो स्थलाकृत स्थल होगा, खनिज वहाँ पर प्राप्त होगी, मृदा होगी तो आप कृषि कर पाएंगे। सांस्कृतिक कारक, अब जब एक समुदाय से दूसरे समुदाय को मिलेंगे तो कुछ समुदाय की संस्कृतियाँ अलग हैं, कुछ की अलग हैं। सामाजिक कारक, कुछ समाज अलग है, कुछ समाज अलग है। तो मेरे हिसाब से पाँचों होने चाहिए, तो इसका डी आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये भी क्वेश्चन है, ये प्रवासी कहलाते हैं। यहाँ पर जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है, क्योंकि उत्प्रवासी यहाँ लिखा है, यहाँ पर अप्रवासी लिखा है, तो इसको समझाने के लिए मैंने अलग से कंटेंट जो है जोड़ दिया है। आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो समय ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रवासी अप्रवासी
मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करिए। ठीक, प्रवासी का अर्थ वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश या क्षेत्र में रहने, काम करने या बेहतर जीवन स्थितियों की तलाश में जाता है, भले ही वह स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता हो या अस्थायी रूप से, मतलब स्थायी रूप से रह रहा हो या अस्थायी रूप से बाहर जाता है, रहता है और खाने कमाने के लिए एक तरीके से जाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रवासी कहलाता है। ठीक, अप्रवासी क्या होता है? इमिग्रेंट वह व्यक्ति होता है जो स्थायी रूप से बसने के इरादे से अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है, वो अप्रवासी कहलाता है, जहां वह उस देश का मूल निवासी नहीं होता। इन व्यक्तियों का मुख्य उद्देश्य नए देश में निवास करना, व्यवसाय करना और संभवतः नागरिकता प्राप्त करना होता है। कुल मिला के बात यह है कि अप्रवासी जो होते हैं वो वहां जाकर के बस जाते हैं। अप्रवासी क्या होते हैं कि अस्थायी रूप से जाते हैं, स्थायी रूप से भी हो सकता है, अस्थायी रूप से भी, दोनों हो सकते हैं। उत्प्रवासी क्या है कि ये एक तरीके से क्रिया हो गई है कि जो ये कार्य किया जा रहा है प्रवासियों के द्वारा, वो एक तरीके से उसको उत्प्रवासी बोल देते हैं। उत्प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अपने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बसने जाता है। दूसरे शब्दों में उत्प्रवास किसी व्यक्ति द्वारा अपने मूल देश को छोड़ने की क्रिया है। देखिए यहाँ पर दिया ना, यह अप्रवासन इमिग्रेशन के विपरीत है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में आकर बसता है। ठीक, खैर ये शब्दावलियाँ हैं, इनको शब्दावलियाँ जो जितनी आपकी मजबूत होंगी उतना ज़्यादा ये शब्दों को पकड़ने में, पीटी के प्रश्न को हल करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इनको भी करिएगा। ठीक, ये यूपीएससी 2023 के द्वारा संसाधन संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो हमने इसको भी यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, यूरेनियम निक्षेप की बात करी जा रही थी, तो ऐसे संसाधन, हालांकि डायरेक्ट आप इस चैप्टर को पढ़ के ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पूरी एनसीईआरटी 8 से लेकर 6 से लेकर 12 तक की जब आप पढ़ लोगे, तब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की स्थिति में पूर्णतः हो जाओगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ना है आपको, इनका भी ध्यान रखना है। ठीक, तो मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। ठीक है, हमें पता ही है कि हम ज़्यादातर जो बिजली उत्पादन करते हैं वो कोयला आधारित होता है। ठीक है, थर्मल पावर, एनटीपीसी का नाम आपने सुना होगा। ठीक, ये सब क्या है, ये थर्मल पावर पर हम ज़्यादा फोकस, आप जानते हैं बोकारो हो गया, ये यहाँ पर कोयला निक्षेप जो पाए जाते हैं झारखंड वगैरह में। ठीक है, तो हम इस पर ज़्यादा आश्रित होता है। फिर दूसरा क्या, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। देखिए जब कोई आंकड़ा दे, सामान्यतः यूपीएससी सॉल्व, देखिए आप सोचोगे कि आप पूरी तरह से नॉलेज गेन कर लो और उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व करना, खासकर पीटी को, खासकर जो है पीटी के जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने में समस्या आती है, तो हम उसके लिए एक अलग का जो लेवल चाहिए, वो लेवल तब डेवलप होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो हम इतने सारे प्रश्न आपको लगा के दे रहे हैं, डेली आप 5-10 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करेंगे और खुद से भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपकी अच्छी खासी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर हम विद्युत उत्पादन के लिए 60%, तो 60% नहीं होता, जब भी कोई डाटा यूपीएससी दे वो नॉर्मल गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अगर एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, पहली बात तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे हिसाब से 2-3% की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर 60% तक की बात कर रहा है, तो वो गलत है। ठीक, 10-5% बोलता तो एक बार हम भी उस पर जो है कर लेते हैं। हालांकि ये करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, जब करंट आप पढ़ोगे तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन संसाधन से संबंधित था तो हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया। तो यहाँ पर जब एक सही है दूसरा गलत है, तो यहाँ पर इन प्रश्नों को, ये कथन भी थोड़ा सा याद करके रखिएगा, क्योंकि ये आपको जब आप पीटी के प्रश्न सॉल्व करोगे तो वो समय की बचत आपको करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक कथन सही है दूसरा गलत है, इस तरह से ये हो जाएगा। बाकी ये क्या है कि एक कथन 2 कथन सही है, दूसरा एक की व्याख्या करता है, ऐसा कुछ यहाँ पर बोल नहीं रहा है, तो इन सब चीज़ों को काट देंगे, तीसरा सही हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जो है आप जब ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास करोगे ना, तो आप भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में आ जाओगे। ठीक है, देखिए यूपीएससी के द्वारा हाल में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल कल जो यूपीएससी मेंस का प्रश्न हुआ मैंने उससे भी क्वेश्चन निकाल के यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, डायरेक्ट आप 8th क्लास के एनसीईआरटी से नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक आपका मजबूत होगा। तो आपको कुछ नहीं आता है, बेसिक मजबूत है, तो आप प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे। तो उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल और आर्थिक लाभों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक, इनको पढ़ लीजिए, मैं इनकी चर्चा जब कभी विशेष रूप से जो है जीएस का पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ये सारे पेपर हो जाएंगे, आज हो जाएगा, और इसके बाद जो है हम सारे प्रश्नों को लेकर के एक अलग सेशन लेकर सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन कर देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या, विश्व के अपतटीय जो तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए, वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। गिव अ जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर ऑयल। जो तट होता है ना, जैसे ये मान लो कि तट है,
अब यहाँ पर अच्छे से भारत का तट मान लो ये है, तो यहाँ पर जो तेल भंडार पाए जाते हैं उनको आप तटीय बोल देते हैं, ठीक। रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑन शोर अकरेंस ऑफ ऑयल रिजर्व्स, ठीक। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन है मैंने आपको लगा दिया केवल इसलिए कि आप देखो कि ये क्वेश्चन जो है संसाधन संबंधित पूछे जा रहे हैं, जबकि 8th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, उनसे अगर ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बेसिक समझ में आ जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन समझने की स्थिति में हो तो अपने आप में आप समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में भी हो जाओगे। इसलिए क्वेश्चन समझना, बहुत सारे बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते हैं। तो यहाँ भूमि, मिट्टी, जल, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, संसाधन है के विशेष संदर्भ में गंगा नदी बेसिन है। गंगा नदी जो बेसिन है, गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। नॉर्मल आपको अगर थोड़ा सी भी समझ है, करंट अफेयर से अपडेट है, तो इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। फिर 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की, अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा है लेकिन फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या है, ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से जूझ रहा है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की वजह से कहीं पर ताजे जल की मिल रहा है, कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो उसमें और भी अलग अलग से पदार्थ मिल रहे हैं जिसको पीने योग्य जल नहीं है, ठीक है। तो वो संसाधन आज संकट बने हुए हैं। तो हमने जो पढ़ा एनसीईआरटी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है।